लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। ये कौन सोच रही जो मर्जी हो जाए, खैर है, भाड़ में जाए सारे के सारे। ये 30 भी पास हो जाए बड़ी गनीमत है। सेल टैक्स का लास्ट एरिया बड़ा छोटा सा एरिया है, दैट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, उसके मुतालिक एरिया है। अब हमने इसको डील करना है, क्या है और क्या नहीं है, इसको देखते हैं। हमें याद होगा आपको कि हमने सेल्स टैक्स की डिवीजन बनाई थी और हमने कहा था कि अगर सेल्स टैक्स में अगर आप चाहते हैं 100% मार्क्स सिक्योर करना सेल्स टैक्स में से, तो ये 5 चीजें हैं, आपको इसके ऊपर अबूर हासिल करना पड़ेगा, तो आपका सेल्स टैक्स जो है वो 100% क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जिसमें डेफिनेशंस हमारी डन हो गई हुई हैं, ये भी चीजें हमारी डन हो गई हुई हैं। अब ये दो करने के बाद हमारे न्यूमेरिकल्स भी अल्टीमेटली हो जाते हैं। बस फॉर्मेट आपको देखना दिखाना है, न्यूमेरिकल्स भी हमारे सॉर्ट ऑफ डन है। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये हमारे सेल्स टैक्स का मेजर है, मतलब 90% जो हमारा पेपर में वेटेज है वो इनमें से ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जो रिमेनिंग छोटा सा एरिया है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एंड रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट से मुतालिक। इसको हमने अब क्या करना है, लेके चलना है। एरिया छोटा है लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है, और ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है, मतलब जिसमें आपको नॉलेज बेस्ड थ्योरी जो है वो अप्लाई करना सीखनी है, इनको याद करना है और इनको आपने लिखना सीखना है। तो बड़ा छोटा सा एरिया है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर 30 नंबर का सेल्स टैक्स का एरिया आएगा पेपर में, 5 से 6 नंबर के सवाल जो है वो आपको इन दो एरिया में से मिल रहे होंगे, और हर हालत में इन दो एरिया में से पेपर आपको आना ही आना है। एग्जामिनर ने पेपर पूछना ही पूछना है इन दो एरिया में से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह को देखते हैं, डी रजिस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम मूव करेंगे बाद में रिकॉर्ड्स और ऑडिट वगैरह कैसे होता है उसको हम देखते होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को देखते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, किस तरह से नहीं करवाई जाती। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हमने पूरे सेल्स टैक्स में बात की थी कि जी सेल्स टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर सकता है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमने देखा कि जी रजिस्टर्ड पर्सन को ये मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को ये बेनिफिट मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को वो बेनिफिट मिलेगा, पूरी हमने गर्दान की हुई थी कि रजिस्टर्ड 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 रजिस्टर्ड। अब सवाल ये है कि ये बंदे रजिस्टर्ड होते कैसे हैं, उसको देखते हैं, इसका प्रोसीजर देखना है। आगे जाके हम पूरे चैप्टर में जो एब्रीविएशन इस्तेमाल करेंगे, एक होगा आरटीओ जिसे हम कहते हैं रीजनल टैक्स ऑफिस। हर रीजन में एफबीआर के दफ्तर हैं जहाँ पे जाके वो तमाम मामलात आपके डील कर रहे होते हैं। और हर रीजन का जो आरटीओ होता है, मतलब जो दफ्तर होता है, एफबीआर का लाहौर में है, गुजरांवाला का है, फैसलाबाद का आरटीओ है। हर एक आरटीओ ऑफिस की जुरिस्डिक्शन होती है कि ये एरिया ये लोकेलिटीज जो है वो इसकी डोमेन में आ रही हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन में आ रही है, जहाँ पे वो कमिश्नर जो है उसका हुक्म चल रहा होता है। और दूसरा यहाँ पे आएगा लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, वो मतलब वो बड़े इदारे या बड़े मगरमच्छ जिन सारा टैक्स गवर्नमेंट दिलवाना चाहती है, ज़रा बड़े वॉल्यूम पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स कह रहे होते हैं। अब सबसे पहले आता ही हमारे माइंड में सवाल
कि ये रजिस्ट्रेशन होनी कैसे है। और पेपर में पहला सवाल ही जो आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, अब ये 3 नंबर का सवाल है या 4 नंबर का सवाल है, आपको पेपर में आना ही आना है कि नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्टर्ड होना लाजमी है, ये आपने बताना है सबसे पहले। तो वैसे हम इसके बारे में मल्टीपल जगह बात कर चुके हैं कि इन इन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड होंगे। कौन कौन? द फॉलोइंग पर्सन्स, नीचे हमें लिस्ट दी हुई है। अगर ये टैक्सेबल सप्लायर्स कर रहे हैं, जीरो रेटेड हो जाए या नॉर्मल सप्लायर्स हो जाए, तो इनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन आएंगे? मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, टीयर 1 रिटेलर, इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, या कोई भी एक्सपोर्टर जिसने रिफंड लेना है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुमने रजिस्टर्ड होना है, तो उस बंदे को रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। तो ये हमने तो स्टार्टिंग में बात की थी कि ये लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। पेपर में, इवन पास्ट पेपर्स में आया भी हुआ है कि नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिनके लिए रजिस्टर्ड होना फर्ज है। तो ये आपने इसको याद करना है अच्छी तरह से। गॉट इट? जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये लोग रजिस्टर्ड होंगे। अब वो रजिस्टर्ड होने का प्रोसीजर क्या है, अमल क्या है, उसको हमने देखना है। अब इसको जरा आप सुनते रहिएगा, इसको बाद में आप 2 से 3 दफा रीड कर लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा कि कौन कौन किस किस को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब कोई भी पर्सन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता है, एनी पर्सन, एनी वन हु वांटेड टू रजिस्टर्ड इन द सेल्स टैक्स, वो क्या करेगा? वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो एफबीआई की वेबसाइट है आईआरएस, वहां पे जाएगा, वहां पे अप्लाई करेगा, और जो जुरिस्डिक्शन में वो फॉल कर रहा है, जैसे लाहौर में तो लाहौर को सिलेक्ट करेगा, अगर सरगोदा में है तो सरगोदा का आरटीओ सिलेक्ट करेगा, फैसलाबाद में तो फैसलाबाद का आरटीओ सिलेक्ट करेगा। तो जिस जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा होगा उस जुरिस्डिक्शन को सिलेक्ट करके वो अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो है वो देगा। अब वो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। नंबर 1, कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका आरटीओ कौन सा होगा, बिकॉज सबसे अहम है कि हमने आरटीओ सिलेक्ट करना है। आप ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप लाहौर में बिजनेस कर रहे हैं और आप कहें जी मैंने तो कराची में रजिस्टर्ड होना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगर लाहौर में हैं तो आपको लाहौर का जो आरटीओ है उसकी जुरिस्डिक्शन में ही आना पड़ेगा, उस टैक्स ऑफिस के आपको जुरिस्डिक्शन में फॉल करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखना है कि आपका आरटीओ है कौन सा। तो इसका बड़ा आसान है कि जो पब्लिक कंपनीज है ना, जो कंपनीज हैं
जिस शहर में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट कर रहा है, ये उस आरटीओ के पास जाएंगे और उसको दरख्वास्त देंगे कि हमें सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेल फैक्ट्री है, पेल का रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, तो ये लाहौर के आरटीओ में जाएंगे, पैकेजेस लाहौर में आएंगे। अब ये जो टोयोटा है ये कराची जाएंगे। तो जहाँ पे इनके रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट कर रहे होते हैं, ये उस आरटीओ में क्या करेंगे, उस आरटीओ में जाके अप्लाई करेंगे कि भाई साहब वी वांट टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, काइंडली हमें रजिस्टर्ड कर लें। कहते हैं इन केस ऑफ अदर कंपनीज, जो पब्लिक कंपनीज के अलावा कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी हो गई है इस तरह की, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर जहाँ पे इन कंपनी की फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो फैक्ट्री जिस जुरिस्डिक्शन में आएगी, जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आएगी, ये जाके उसको अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे मास्टर इंडस्ट्रीज जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जीटी रोड पे नहीं है, इनकी फैक्ट्री जो है वो जीटी रोड पे कामोगी के पास लगी हुई है। तो ऐसी कंपनीज जो पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो उनके लिए हम क्या देखते हैं, जहाँ पे उनका प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, उनकी फैक्ट्री जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है, ये उस आरटीओ के पास जाके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम इंगेज नहीं है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, तो उस पर फिर हम देखते हैं कि उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी कहाँ पे, किस जगह पे बैठ के काम कर रही है, किस जगह पे वो बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो उस जगह पे जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन होगी, ये वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। जैसे नेटसोल है, अब नेटसोल जो है वो कोई किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, सॉफ्टवेयर हाउस है। अब वो सॉफ्टवेयर हाउस जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में कॉल कर रहा होगा, क्या किया जाएगा, वहां पे जाके वो उस आरटीओ पे अप्लाई करेंगे और कहेंगे जी हमें रजिस्टर्ड कर लें। तो ये तो बात होगी कंपनी के लिए, ये पब्लिक कंपनी के लिए ये बात हो गई। ये अदर देन पब्लिक कंपनीज के लिए ये बात हो गई। अब कंपनी नहीं है, एओपी है या इंडिविजुअल है, ऐसा पर्सन जो कंपनी नहीं है, जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, एओपी है या वो इंडिविजुअल है, उसके लिए क्या है कि जहाँ पे वो एक्चुअली, जिस जगह पे वो एक्चुअली कारोबार कर रहा है, वहां का जो आरटीओ होगा, जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में होगी, उसमें फॉल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है, रहता लाहौर में है और रोज जाता है, उसका बिजनेस जो है वो गुजरांवाला में सेटल्ड है, तो वो लाहौर के आरटीओ पे जाके अप्लाई नहीं करेगा। ऑल्दो वो लाहौर में रह रहा है, रोज ट्रैवल करता है, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, लेकिन उसका जहाँ बिजनेस है वो गुजरांवाला में है, तो गुजरांवाला आरटीओ में क्या करेंगे, जाके वो एप्लीकेशन दे रहे होंगे कि हमें रजिस्टर्ड कर लें। उसके अलावा अगर कोई पर्सन ऐसा जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब कंपनी नहीं है, लेकिन एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके बिजनेस प्रेमिसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट एरियाज में है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी बनाई हुई है, कंपनी नहीं, आपने एक अपना कारोबार खोला हुआ है और आपकी 2-3 दुकानें हैं, लाहौर में शोरूम बनाया हुआ है, मुल्तान में शोरूम बनाया हुआ है, फैसलाबाद में शोरूम बनाया हुआ है, कश्मीर में शोरूम बनाया हुआ है, ये आपके शोरूम से कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपकी फैक्ट्री भी है जहाँ पे आप खुद बनाते हैं, अपने शोरूम में सप्लाई करते हैं। इस केस में देखा जाएगा जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेट कर रहा है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, वो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, आप उस आरटीओ पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके दे रहे होंगे। अब एफबीआई के पास ये पावर है, तो ये किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है, वो किसी एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मतलब किसी एक आरटीओ से किसी दूसरे आरटीओ पे क्या कर सकता है, एफबीआई ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप पहले कराची बैठे हुए थे, कराची में आपकी फैक्ट्री थी, आपने फैक्ट्री मूव करके लाहौर में आ गए, आप अप्लाई करें कमिश्नर एफबीआई को, तो वो आपका आरटीओ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो कराची से लाहौर मूव कर देंगे।
तो यहाँ पे सिंपल हमें ये बताया है कि अगर आपने जाना है और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देनी है, तो दरख्वास्त तो आपने देनी होती है आरटीओ में, रीजनल टैक्स ऑफिस में जाके। तो किन टैक्स ऑफिस में जाके दरख्वास्त देंगे? जहाँ पे आप जिसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे होगे। तो जुरिस्डिक्शन का फैसला कैसे होगा? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, in case of company other than public company, in case of person that is not incorporated, means AOP an individual, and in case where you are working as a single manufacturing unit while having multiple business in multiple cities, तो हम कैसे आरटीओ का डिसाइड करेंगे किस जगह जाके हमें दरख्वास्त देनी है? इज दैट क्लियर? सर दरखास्त तो वेबसाइट पे देनी है ना? क्या? जो उसकी एप्लीकेशन देनी है वो वेबसाइट पे देनी है, सिर्फ आरटीओ का सिलेक्ट करने के लिए इतना कुछ करना है ना? आपने आरटीओ सेलेक्ट करना होता है कि मैं इसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा हूँ, वो बंदा तमाम कंप्लायंस करेगा आपके आगे जाके। जब आप सिस्टम में एप्लीकेशन देंगे तो आप अल्टीमेटली उस आरटीओ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि ये बंदा है, इसके साथ मैं डील करूंगा, ये मेरा ऑफिस है, ये कमिश्नर है, ये तमाम मैटर मेरे लेके चलेंगे। पॉइंट डी में आप एक इंडिविजुअल या एओपी हैं और आपके मल्टीपल शहरों में बिजनेस है, लेकिन अगर आपकी एक ही फैक्ट्री लगी हुई है, जिस शहर में फैक्ट्री होगी आप उस आरटीओ में जाके अप्लाई करेंगे। इसको रीड कर ले, इसमें कोई मसला है तो बताएं, वरना आगे चले। सर ये पब्लिक कंपनी के जो से रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता? नहीं होता, एक ही होता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जाके हमने एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देनी कहाँ पे है उस आरटीओ के बारे में हमें पता लग गया। अब जो हमने एप्लीकेशन देनी है, जो दरख्वास्त देनी है, जो फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने लगाने होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कि जो बंदा जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर या एनटीएन नंबर वगैरह है और वो चाह रहा है कि वो एप्लीकेशन वगैरह दे, तो जिसके पास एनटीएन नंबर है, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो जाएगा आईआरएस के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ आईआरएस क्या होता है। ये आपका आईआरएस होता है। आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आपका आरएस लॉगिन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो टेकअप हो रही होती हैं, चल रही होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। और फिर आपने क्या करना है? आपने बताना है कि मैंने भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, क्या है और क्या नहीं है। एक सेकंड मेरा। अगर आपने सेल्स टैक्स में जाना है रजिस्टर्ड होने के लिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में, इनकम टैक्स का यहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ पे तमाम इनकम टैक्स के मैटर्स आप डील कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेल्स टैक्स का भी पोर्टल खुला हुआ है, आप सेल्स टैक्स का भी यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? इसको जमा करवा के दे रहे होते हैं। तो इस पोर्टल को हम इस्तेमाल करते हैं, और इस पोर्टल को हम इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे होते हैं? अपने रिटर्न वगैरह जमा करवा रहे हैं, हम अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो यहाँ से कर रहे होते हैं। जैसे ये है, आप इसको यहाँ पे जमा करवाएं, क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सेल्स टैक्स का पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। तो वहाँ से हम तमाम चीज़ें जो है वो करेंगे। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये पोर्टल आ जाएगा। मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखूंगा, अपना पासवर्ड लिखूंगा, मैं लॉगिन करूंगा। जब मेरा लॉगिन आईडी खुल जाएगा तो फिर कहेंगे जी एप्लीकेशन दे। अब ये सारा कुछ मैं डिजिटल कर रहा हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसमें नाम, पता, आईडी कार्ड नंबर, हाउस एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस सब कुछ लिख के दूंगा। लेकिन साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये इंफॉर्मेशन भी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कि जो क्योंकि हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और सेल्स टैक्स बिजनेस के लिए हो रहे हैं, तो जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा
हम उसके बारे में बताएंगे कि ये मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है, और जो मैंने बैंक से सर्टिफिकेट लिया होगा वो मुझे टेस्ट कर देना पड़ेगा। उसके अलावा फिर जो मेरा बिजली का मीटर है या गैस का मीटर है, उसका रेफरेंस नंबर, उसका कंज्यूमर नंबर लिख के देना होगा, उसकी तस्वीर अटैच करनी होती है कि मैं इन मीटर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि अगर आप रेंटल प्रेमिसेस के ऊपर हो, हमने पढ़ा था कि ये बिजली का बिल होता है, इसके ऊपर आपका नाम लिखा होना लाजमी है, आपका एंटीन नंबर लिखा होना लाजमी है। तो जो बिजली के ऊपर आप इनपुट टैक्स पे करेंगे, जो सेल्स टैक्स पे करेंगे, आप उसे क्लेम कर सकेंगे। याद है ना, ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बिजली का बिल आपके नाम पे ना हो, अगर आप रेंटल जगह पे रह रहे हैं, जाहिर बात है बिजली का बिल आपके नाम नहीं होगा। अगर बिजली का बिल आपके नाम नहीं होगा, देन क्या आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे क्लेम कर सकते हैं? जी, हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जब हम रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, इस वक्त मैं बता दूंगा कि भाई ये मेरा बिजली का बिल है। जब मैं रजिस्ट्रेशन के अपने तमाम पर्टिकुलर जमा करवा रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि ये मैं बिजली का मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं गैस का मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उसका यूजर आईडी है, ये उसका कंज्यूमर नंबर है, ये उसका रेफरेंस नंबर है, और ये मेरे नाम पे नहीं है। मैं बता दूंगा, ठीक है, मैंने बता दिया। अब बेशक बिल मेरे नाम पे नहीं है, बट मैं क्लेम कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मेरे मल्टीपल ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ मैंने ब्रांचेस खोली हुई हैं, किस किस जगह पे, किस किस शहर में, उन ब्रांचेस के तमाम एड्रेसेस जो हैं वो मुझे देने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजनेस प्रेमिसेस जहाँ पे मैं कारोबार कर रहा हूँ, उसकी जीपीएस टैग फोटोग्राफ मुझे अपलोड करनी होती हैं। जहाँ पे गूगल पिन लगी होती है, वो क्लिक करके गूगल मैप ओपन करके देख लेते हैं, भाई ये जीपीएस टैग है, फैक्ट्री यहाँ पे है, ये फैक्ट्री की इतना साइज है, इतना एरिया, ये शेड है, तमाम तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है कोई, अब अगर फैक्ट्री है, आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं बिजनेस, और आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो आपके जो प्लांट एंड मशीनरी होगी, आप अपने प्लांट एंड मशीनरी की फोटोज जो है वो भी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। बिजली की मीटर की तस्वीरें भी अपलोड करेंगे, गैस के मीटर की तस्वीरें भी अपलोड कर रहे होंगे। और उसके अलावा अगर अभी हमने रिसेंटली कल पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक वगैरह कोई लिया हुआ है, अगर आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है कि अगर आपने एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन के जमा करवाने जा रहे हैं, अगर उससे पहले आपने कोई स्टॉक वगैरह लिया हुआ है जो अनसोल्ड है या अनयूज्ड, आपके पास इन्वेंटरी पड़ा हुआ है, तो उसकी भी क्वांटिटी, उसके रेट वगैरह आप अपलोड करेंगे, उनकी भी तस्वीरें वगैरह जो है वो आप उनको देंगे। और जो आपकी स्टॉक की स्टेटमेंट है वो भी आप क्या कर रहे होंगे, डिपार्टमेंट को जमा करवा रहे होंगे। तो ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं, ये इस साथ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं जो आपने क्या करने होते हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए सेल्स टैक्स में अप्लाई करते हैं। आप उसको यहाँ पे बता रहे होते हैं। और कहाँ पे बता रहे होते हैं? ये हमारा पोर्टल है आयरस का, यहाँ पे जाकर बता रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अपना लॉगिन तो कर लूँ कि ये मेरा ये पोर्टल है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को मेरे टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और कुछ सीक्रेट सीक्रेट रहने चाहिए, इसलिए मैं भी पोर्टल नहीं खोलूंगा। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। और भाई, एक मिनट, ये वेबसाइट पे तुम हार्ड में जमा करा सकते हो? ये मैंने वेबसाइट क्यों खोली हुई है, जरा बताओ मुझे। ये वेबसाइट क्यों खोल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ अप्लाई करना है सारा कुछ? अपलोड बार बार कह रहा हूँ मैं। हार्ड में क्या, आप उस तस्वीरें उठा के प्रिंट निकलवा के फेंकोगे कंप्यूटर के ऊपर, कि ट्रक लेके जाओगे और अपलोड करोगे एफपीआर के ऑफिस में जाके, भाई अपलोड कर दो? कॉमन सेंस की बात है यार, बता रहा हूँ अपलोड करनी है। आपने इतना बड़ा अपलोड का वर्ड लिखा हुआ है, ये देखें। अपलोड, उस पोर्टल के ऊपर, जब पोर्टल दिखा रहा हूँ वहां पे अपलोड करनी है आपको। अंडर सेक्शन, अभी शुरू मैंने पढ़ा नहीं है कल, अनक्लेम स्टॉक जो होता है बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया हुआ है।
डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? अब उसके बाद ना आपको बायोमेट्रिक भी करवा के देना पड़ता है अपना। इससे इतना आसान नहीं है कि आपने बस जिसका मूड उठा उसे कह रही मैंने रजिस्टर्ड होना है पोर्टल पे अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, ठीक है, सबमिट हो गए। अब सिस्टम, वेबसाइट जो बैकएंड पे काम कर रही है, वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड करेगा। लेकिन रजिस्टर्ड करने से पहले वो कहेगा ठीक है आपने बता दिए, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके रिसीव कर लिए हैं। अब जो दरख्वास्त गुजार भाई साहब हैं, जिन्होंने ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दी है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ इनका ऑथराइज पर्सन वकील भी हो सकता है, ऑथराइज पर्सन कोई टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकता है, ऑथराइज पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। कंपनी जो है, कंपनी का ऑथराइज पर्सन नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरीज, उनके अकाउंटेंट्स, उनके वकील, उनके सीएफओज होते हैं। इंडिविजुअल केसेस में बंदा खुद भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑथराइज पर्सन ही होते हैं। खुद इतने हमारे पाकिस्तानी लोकल कहाँ पे कि पोर्टल कैसे ऑपरेट करने हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर मालिक खुद या वो जिस बंदे को नॉमिनेट कर दे, वो नादरा ई सहूलत सेंटर जाएगा, वहां पे जाके अपना बायोमेट्रिक करवाएगा, और बायोमेट्रिक करवाने के बाद वो हमें अपलोड कर देगा पोर्टल के ऊपर। जैसे ही उसने बायोमेट्रिक करवा के नादरा ई सहूलत से पोर्टल पे अपलोड किया, देन उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद नाउ ही शैल बी डीम्ड to be registered under Sales Tax Act 1990। तो जस्ट डॉक्यूमेंट जमा कराने से आप रजिस्टर्ड नहीं होते, बल्कि आपको अपना बायोमेट्रिक भी करवा के देना पड़ता है। और अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। रिमेंबर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनके लिए एफबीआर पोस्ट वेरिफिकेशन भी करता है। मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद वो छापा मारता है और वेरीफाई करता है कि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं क्या सही हैं कि नहीं सही। ये जो आपने मशीनों की तादाद बताई है, क्या ये सही है कि नहीं सही। ये जो आपने अनसोल्ड इन्वेंट्री के बारे में बताया है, क्या इतनी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो वो 15 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, मैन्युफैक्चरर ने 15 दिन के अंदर अंदर एफबीआर का एक नुमाइंदा आएगा, उसके पास लिस्ट पड़ी होगी, वो उस लिस्ट को पकड़ेगा, कहेगा हाँ भाई दिखाओ ये वाली मशीन कहाँ पड़ी है, ये मशीन पड़ी है, ये वाली मशीन कहाँ पे है, ये इधर पड़ी है, ये वाले टूल्स कहाँ पे हैं, ये पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री ये वाली कहाँ कहाँ है, ये इन्वेंट्री ये पड़ी है। वो आपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते हैं उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर दे, ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो मैच ना करे और डिफॉल्ट हो, मतलब आपने मशीन कहा था मशीन है ही नहीं, मैं कड़ी मशीन भाई, ये कहाँ गई मशीन, जी वो मशीन आ रही है, मैंने बेटा जब आएगा तब आना मेरे पास वापस, वो आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। क्लियर है ये? सर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को कैसे अपलोड करना है उसमें? इसके लिए आप किसी भी नादरा जाएं, इस सोलर सेंटर पर आपको बायोमेट्रिक करवा के देंगे। आपको पर्ची मिल जाती है, बायोमेट्रिक करवाने के बाद आप उस पर्ची का ऊपर रेफरेंस कोड लिखा होता है, वो अपलोड करते हैं तो बायो नादरा के पास उसके सारे फिंगरप्रिंट पहुंच जाते हैं। ओके सर। ये क्लियर है, आगे चले। तो रजिस्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के लिए सेल्स टैक्स में ये पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना कुछ करके देना पड़ता है।
एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये नहीं होना चाहिए। आप जितना इजी सिस्टम रखेंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे मुल्क में जो मेजोरिटी है वो गवारों की है, इलिटरेट लोगों की है, तो इन लोगों को समझाना बहुत औखा है। तो जितना सिस्टम आसान होगा उतनी टैक्स पे कलेक्शन ज्यादा होगी। बट ये हमारी गवर्नमेंट्स को समझ ही नहीं आती, पता नहीं कौन से बेवकूफ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इतना मुश्किल सिस्टम रखा हुआ है जहाँ पे टैक्स पेयर के लिए बड़ी मुश्किल आते हैं। अगर आप एक बंदा है जिसने फैक्ट्री खोली है, उसे कोई यार ये तुमने काम करना है, इससे तुम रजिस्टर्ड होगे, उसे कहना लाना तो भेजो, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं होता, मुझे क्या, मैं ऐसे इलीगली काम कर लेता हूँ। इस सिस्टम हमारा सही नहीं है, और इस सिस्टम सही हो भी नहीं सकता, बिकॉज इस सिस्टम के जो मामे बैठे हुए हैं वही बुढ़े लोग बैठे हुए हैं जिनको आज तक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना आया। यहाँ जो सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप पे डियर गुड मॉर्निंग के मैसेज करने वाली कौम जो है वो हमारे मुल्क के सिस्टम रन कर रही है। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। हमारी कौम ना बड़े एक्सट्रीम्स में बटी हुई है। जो इस वक्त ड्राइविंग सीट से बैठे हुए हैं वो बुढ़े लोग हैं, मतलब जो इस दौर की टेक्नोलॉजी से नहीं मुताबिकत रखते, और जिनको आना चाहिए वो लोग टिकटॉक ज्यादा अवाम है, रील ज्यादा अवाम है, जीरो आईक्यू वाले अवाम है, लिटरली जीरो आईक्यू वाले अवाम है। आप लोग तो शायद अभी स्टूडेंट है ना, आपने देखा नहीं है, आपकी एज सच किसी से एक्सपोजर हुआ नहीं है। हमने तो फर्म्स में देखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बिलीव मी दे आर पैथेटिक स्टूडेंट्स। उनके पास दिमाग ही नहीं है, उन्होंने पता नहीं किस चीज की थी। सर मैंने लम से बीएस की हुई है, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल रहा है, दो सवाल पूछो उसको वहां पे फोर्थ उसकी हो जाती है। सर मैं हेले कॉलेज से बीबीए करके आई हूँ, मेरा 3.8 सीजीपीए है। एक सवाल उससे पूछा कि भाई ये IS 16 में ये कैसे करना है। सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। मैं कहा बेटा निकल तू बाहर, तेरे सिलेबस में ये था तो ये पहले सीख गया। जीरो आईक्यू लेवल है इन लोगों का, और ये दे वांटेड कि ये उन बाबों को रिप्लेस करेंगे जो बैठे हुए हैं। बड़ी पैथेटिक सी हमारी सोसाइटी बन चुकी हुई है। यूथ को परवाह नहीं है, और जो यूथ को डिराइव कर रहे हैं उनको फिक्र नहीं है। उनकी कोठियां, उनके घर भरे हुए हैं, उनके बड़े बड़े पेट हो गए हैं रिश्वत खा खा के, उन्हें टेंशन ही कोई नहीं है। और जिनको टेंशन होनी चाहिए वो बाबू की कमी का शिकार होकर बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 90% जो यूथ है ना, वो जानों की कमी का शिकार है, ना विटामिन की ना आयरन की। इनको जानों की कमी है, इनको टिकटॉक चाहिए। पैथेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। फिर बड़ा अफसोस होता है मुझे कि यार अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल तबाह कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं कि होनी क्या है। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, आप जरा 2025 क्रॉस तो करें, लगना है पता कि भाई इस दुनिया में कितना मुश्किल सर्वाइवल हो जाना है। ये किसी को अंदाजा ही नहीं है, ना माँ बाप को। मुझे माँ बाप तो मासूम है ना, वो तो अपने बच्चों पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेटा कहता है कि जी अम्मा जी मैंने ये करना है, अम्मा जी कर देती हैं। बाप कहता है यही, बाप कर देता है। माँ बाप बड़े मासूम है। वैसे मेरा एक दोस्त था, ही वॉज ऑल्सो इन सीए, उसने सीए की फी पे करनी थी आई कैप की। तो उसकी अम्मी ने उस अपनी कानों की बालियां बेच के सोने की उसकी फी दी थी, कॉलेज की और आई कैप की। माँ बाप तो यहाँ तक कर रहे हैं। और वही लड़का जो जिसकी हमें बता रहा कि देखिए यार मेरी बड़ा परेशान, मैं घर गया पैसे मांगने के लिए, हॉस्टल में रहता था, मैं घर गया पैसे मांगने के लिए तो अम्मी को कहा, अम्मी ने कहा पुत्र साढ़े कोल तो पैसे नहीं है, ये मेरी कन्ना दी वालियां तू बेचा, तू सीए बन जाएगा तो फिर मैनू दो चार ले देंगे। उसने कहा ठीक है जी। बड़ा घर में अफसरदा सा माहौल उसका हुआ, और वो भाई साहब तीसरे दिन कॉलेज में आई कैप की फी देने के बाद बंक करके कैफे में अपनी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एंड आई वाज लाइक यार तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही कि तेरी माँ जो बूढ़ी अम्मी है, जिसकी जमा पूंजी तूने उड़ा के बेच दी है, तुझे अब 3 दिन बाद तेरा दुख खत्म हो गया, कि एक ही नहीं है। ये आप अब देखेंगे आपके दाएं बाएं चीजें भरी हुई हैं, ये ऐसे ही है। बेहिस है यूथ, हमारी बेहिस है, एहसास इनको है नहीं किसी चीज का।
टाइम जितना तेज चल रहा है ये उतना ही पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है इनको, यार इनके पास डायरेक्शन नहीं है। इनको डायरेक्शन जो देता है वो बंदा बुरा हो जाता है। ये अगर मैं कहूंगा ना फौरन आपको कि जी आपको चाहिए आप अर्निंग की तरफ जाएं, आप कहेंगे सर नहीं, पैसे कमाना तो हराम है, इस्लाम मना करता है, गरीब लोग जन्नत में जाएंगे। फौरन काउंटर आर्ग्यूमेंट ये मिल जाएगा, मतलब कुछ नहीं तो वो मजहब से आप मुझे पकड़ लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बहुत है, बहुत गलत चीजें हैं हमारी सोसाइटी में जो चल रही होती हैं। तो ये हमारे सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो बाबे चला रहे हैं जो व्हाट्सएप पे आज भी सुबह उठ के मैसेज करते हैं। ये मैसेज अगर आपने 70 लोगों को फॉरवर्ड ना किया तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, तो आपका ये टायर फेल हो जाएगा। वही बाबे आपके तमाम डिसीजन कर रहे होते हैं। वो जो गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज भेजने वाले वही बाबे 45 साल वाले, ये आपकी पॉलिसीज बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे फोटो अपलोड करनी है। बड़ा मुश्किल सिस्टम है लिटरली। मेरा ना समटाइम्स दिल करता है कि यार मैं सिस्टम छोड़ के निकल जाऊं पाकिस्तान से। बहुत दिल करता है जब जब आप कुछ करना चाहें और आप ना कर पा रहे हो ना, फिर आपके हाथ बड़े बन जाते हैं। लाइक वाज वर्किंग ऑन द स्टार्टअप फ्यू इयर्स अगो, और वो मेरा एक ड्रीम स्टार्टअप था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार उसको स्टार्टअप को कर नहीं सकता मैं, हर जगह रिश्वत है, हर जगह रिश्वत है, तो अपने हाथों से अपने ख्वाब को बंद करके फेंका था कचरे के डब्बे में। तो इतना गंदा सिस्टम है हमारे कंट्री का, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई ऐसा बंदा आ जाए हमारे पास जो इजीनेस लेके आए। अब आपका टैक्सेशन सिस्टम, यकीन माने 1 साल में आपके कंट्री की जो टैक्स कलेक्शन है वो बड़ी इजी हो सकती है। चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है कि हमारे कंट्री में टैक्स आए। हम नहीं चाहते कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगे, गरीबों को रिलीफ दें। बिलीव मी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि गरीबों को रिलीफ दिया जाए, अमीरों को टैक्स दिया जाए, कोई भी नहीं चाहता। इस हमाम में ना ये सब के सब मिले हुए हैं, और इनके पीछे आप सबके सब बेवकूफ बने हुए हैं। आप सब इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इनके जियाले, यूथिए, पता नहीं क्या कुछ बन के अपने आप को तबाह कर गए हैं। ये लिटरली ऐसे हो रहा है। आप उनके इन फितनों का अलाकार बन के अपना मुस्तकबिल तैयार तबाह कर गए। जब 2026 होगा फिर आपको उस वक्त आएगा एहसास कि यार मैंने पिछले 3 साल पहले क्या किया है, मैंने 4 साल पहले क्या किया है, मैं उस वक्त अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। जिनके लिए मैं नारे मार रहा था वही बंदा घड़ी बेच के घर चला गया था, पैसे खा गया था। जिनके लिए मैं नारे मारा, जिनके लिए मैं बिरयानी खा के आया था, उन लोगों ने जूते पॉलिश करके अपनी घर वालों को बचा लिया। ये ऐसे ही होना है, और आप लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर देना है। फिर 2026 में आप लोग बता रहे हो, आप लोग आप मतलब आप लोगों को नहीं कह रहा, अल्लाह करे आप सारे के सारे पास होके अपने करियर में ग्रो करें। ये दिल से दुआ है, आई वांटेड कि आप लोग ग्रो करें। लेकिन ये वो चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखी है। मैं कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था, एक मिडिल क्लास से भी बिलोंग करता हूँ मैं। तो एक जो मिडिल, और सीए में 90% बच्चा आता ही वो है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। जो है ना एलीड क्लास वाला बच्चा वो सीए में नहीं आता। दे प्रेफर्ड एसीसीए जो उनके लिए इजी रूट है। तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला बच्चा आंखों में ख्वाब लेके आता है ताकि वो कुछ कर सके। और जब मैं आप लोगों को देखता हूँ कि यार आप लोग अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, बड़ा दुख होता है। नॉन डायरेक्शन नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए। दैट इज द बबल थिंग। जैसे इलॉन मस्क ने अब ट्विटर लेके ट्विटर का बेड़ा गर्क कर दिया, वो जब चाहे उसको डिलीट कर दे, खत्म। ऐसे ही इलॉन मस्क कल को टिकटॉक पकड़ डिलीट कर दे, खत्म। ये सारे के सारे बेरोज हो जाएंगे, बेरोजगार। जितने भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे। और इन इन्फ्लुएंसर का आईक्यू लेवल एक क्लास 8वीं से बच्चे से बुरा हाल है। तो मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ, रियल लड़के का नाम है शुएब। स्प्रिंग 2022 में ना, स्प्रिंग 2022 में उस बच्चे का बिजनेस लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट आया है
ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सराती फाबली, मतलब जिस अटेम्प्ट में टेक्स्ट में है ना मेरा मेरिट सर्टिफिकेट मुबशरा का, उसी अटेम्प्ट में उस लड़के का आया था बिजनेस लोन मेरिट सर्टिफिकेट। तो हमने उनको बुलाया हुआ था कि हम बच्चे को रिवॉर्ड देंगे। हमने उसको कोई कैश प्राइज दिया 50,000 रुपये का, और 2.5 लाख रुपए की दी उसको स्कॉलरशिप बच्चे को, जिससे उसके थ्रू आउट सीए की एजुकेशन जो है वो हमारी एंड से फ्री हो गई है। उसे कभी भी सीए के लिए कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो उसके पेरेंट्स बैठे हुए हमारे सामने, बिलीव मी, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ जो हम उस बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में। उनके माँ बाप ने सादे कपड़े, और वो एक जफरवाल से भी आगे गांव था बॉर्डर के पास के करीब, वहां से आए थे। उनके माँ बाप को उर्दू नहीं बोलनी आती थी। तो उसके फादर बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, ये मेरा एक ही घर था जो मैंने गिरवी रखा है। मेरे बेटे ने कहा था कि मैंने सीए करना है, तो इसकी एएफसी की फी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना घर गिरवी रख के, तो मैंने इसको कहा यार तू जा, तू लाहौर जाके सीए कर। तो ये एएफसी करने आया था, तो लोगों से डीमोटिवेट होकर वापस चला गया। तो इसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, तुसी ये पैसे वापस करो लोन, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। इसके बाप ने कहा नहीं नहीं यार मैं जिंदा हूँ। तो उसके बाप ने जिस घर में वो रह रहा था, वो जाके घर बैंक के पास मॉर्गेज करवाया, लोन लेके बेटे को पढ़ाया। और बेटे ने 2 महीने में एएफसी, हाँ 3 महीने में एएफसी क्लियर किया, चारों के चारों पेपर। और उसने जनवरी में बिजनेस लॉ स्टार्ट किया, बिकॉज 15 जन को रिजल्ट आया था, या 10 जन को। 15 जनवरी को उसने बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक स्टार्ट किया था, और 45 दिन में उस बच्चे ने बिजनेस लॉ पढ़ा और उसका मेरिट सर्टिफिकेट बिजनेस लॉ में। और जब हम उनको पेमेंट कर रहे थे ना, वो उसका अवार्ड दे रहे थे 50,000 रुपया, तो उसके जो पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे और उस बच्चे की आंख में आंसू थे ना, अगर वो आप लोग देख लेते ना, तो उससे बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन जिंदगी में मेरे लिए भी कोई नहीं थी। कि जब उसका बाप कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये लोन रिपे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो जब हम उसको दे रहे थे वो बड़े खुश थे। वो कहते कि हमने पूछा क्या करेंगे, कहता है मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि इसको लैपटॉप चाहिए, तो मैं इसके लिए आज लैपटॉप लेके जाऊंगा। और उनके घर में एक ही मोबाइल था, ये इन्फिनिक्स का, मेरे ख्याल से 10,000 वाला। तो वो शुएब लड़का जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आया है, वो अपने घर से निकलता था रोज सुबह, अपने रिलेटिव्स के पास जाता था दूसरे गांव, या मेन रोड पे 10-12 किलोमीटर दूर जाके एक दिन के तमाम लेक्चर्स को ऑफलाइन सेव करके आता था, फिर पढ़ने बैठता था पूरी रात पूरा दिन, और फिर नेक्स्ट जाता रिश्तेदारों के घर, उनका नेट इस्तेमाल करता, मोबाइल लेक्चर डाउनलोड करता, फिर पढ़ता। इतनी उस बंदे ने एफर्ट की है, अल्लाह ने उसको सब दिया, उसकी तमाम एजुकेशन फ्री हो गई, उसके वालिदैन खुश हो गए। और लोन कितना लिया था, सबसे बड़ी बात है, बेटे को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया था, अपना घर गिरवी रखवा के। ये एक वो स्टोरी है जो हमारे सामने पड़ी हुई है। लड़का, उसके वालिदैन, उसकी अम्मी याद है कि बूढ़े से वालिदैन थे उसके, इतने मतलब उसके फादर जो होंगे अराउंड 50 के करीब होंगे, मदर भी उसकी 40+ थी। तो ये बूढ़े वालिदैन का सेक्रीफाइस, और जो औलाद ने किस तरह उस सेक्रीफाइस को ऑन किया, ये खुद देखें आप। तो बात दाएं से बाएं हो गई, मोटिवेट करना था आप लोगों को, डिमोटिवेट मैंने किसी को नहीं किया, मोटिवेट कर रहा हूँ कि बिलीव मी, इफ ही कैन डू दिस यू कैन ऑल्सो डू दिस। उसने 45 डेज में बीलॉ करके मेरिट सर्टिफिकेट लिया हुआ है। आप लोगों के पास तो अन्ना टाइम है। आप लोग तो लाइव सुन रहे हैं, आप लोग खुद फील कर रहे हैं, ये कल को जो रिकॉर्डिंग सुनेगा, मतलब जो आज वाली क्लास आज से 300 साल बाद सुन रहा होगा, तो शायद वो उस वक्त मोटिवेट होकर खुद पढ़ ले, कुछ शर्म खा ले। टाइम बहुत तेज है ना, आप वक्त के साथ नहीं भाग सकते। वक्त इस वक्त बहुत तेज चल रहा है, वक्त फरारी के ऊपर है, और आप लोग पैदल हो, और आप लोगों की वो वक्त के साथ पेस मैच ही नहीं हो पा रही। आपको हर गुजरता दिन, आपकी हर गुजरती दिन की प्रोक्रास्टिनेशन जो है, आपको आपकी मंजिल से दूर से दूर से दूर लेती जा रही है। ये चीज याद रखिएगा। यार मैं कितना अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ। मेरे ख्याल से कासिम अली शाह को फिर compete करें कि संदीप माहेश्वरी को compete करें। नहीं, कासिम अली शाह को नहीं कर सकता कोई भी। उस बंदे के साथ दुनिया का हर वाकया हुआ है, कासिम अली शाह के साथ।
मतलब उसने उसके साथ ये भी वाकया हुआ है कि मैं सड़क पे जा रहा था, एक बंदा मेरे आगे चल रहा था, उसने उसने केला खा के नीचे फेंका, उसके छिलके पे मेरा पाँव आया और मैं गिर गया, उससे मेरा लाइफ लेसन ये मिला। उसके साथ ये भी वाकया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। उस बंदे के साथ दुनिया का हर वाकया हुआ है। मुझे डर है उसने ये भी कह देना है, रहने नहीं, ये बात थोड़ी सी ना वो अनएथिकल हो जानी है, बट समझो उसने वो भी किसी दिन कह देना है। उसका बस चले ना, तो वो ये कहते हैं कि मैं जब रात को निकलती हूँ तो मुझे जिन मिलते हैं, चुड़ैलें मिलती हैं, वो मुझे बताती हैं कि ये लाइफ लेसन है। ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर ना आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज बताते हैं। ये कभी भी आपको एक मेजर चीज नहीं बताते। सक्सेस, कामयाबी हर बंदे की जिंदगी में नहीं होती। हर बंदे को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर देखना पड़ता है। उस फेलियर से कैसे डील करना है, और अगर आप फेल हो गए, आपका प्लान वर्क नहीं किया, तो प्लान बी कैसे अडॉप्ट करना है, ये वो नहीं बताते जो हर दूसरे बंदे की प्रैक्टिकल लाइफ है। हर जो दूसरे बंदे की प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, इफ दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, आगे क्या करना चाहिए, कोई नहीं बताता। ये सिर्फ कहानी बताते हैं कि जी वो एक बाबा था, वो रेडी पे फ्रूट बेचता था, तो उससे दर्जन किलो लो तो वो 13 किलो देता था। लोगों ने पूछा कि जी दर्जन में 12 किलो होते हैं, तुम 13 क्यों बेच रहे हो? उसने कहा जी एक अल्लाह के लिए। तो और उसके नारकली के चौक के ऊपर इतनी बड़ी हाफिज जूस दुकान है, उसकी लाखों की सेल है। अच्छा, उस बाबे को भी नहीं पता कि मैंने ये काम किया हुआ है, जिसके बारे में इसने मशहूर किया हुआ है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली मजाक नहीं कर रहा। आप कभी भी जाए नारकली, ओल्ड नारकली के चौक के ऊपर हाफिज जूस कॉर्नर बैठ के पूछ ले, कहते हैं भाई हमें खुद ही नहीं पता ये हम कब हुआ है हमारे साथ, पर हो गया है कि हमारे बाबे ने दर्जन किलो में 13 किलो बेचे हैं। मैंने पूछा हुआ है जाके बकायदा, वेरीफाई किया हुआ है, कहते हैं हमें खुद ही नहीं पता कब हुआ है हमारे साथ, बट अब हो गया है। कहानियां सेम गोज विद ये गौरमे वाली, इसने बड़ी फेमस की हुई है, नवाज अहमद चट्ठा की, कि वो जी बी कॉमर था, उसने कहा कि दुनिया फ्रूट्स पे चल रही है, जब आप मेहमानों के घर लेके जाते हैं तो फ्रूट लेके जाते हैं, एक वक्त आएगा जब फ्रूट का ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो मैं बर्फी बना के बेचता हूँ। मैं तो कहा यार इस बंदे को क्या करे बंदा। और नवाज अहमद चट्ठा का घर मॉडल टाउन एम ब्लॉक में है। आप कभी भी जाके उनसे मिल सकते हैं अगर वो आपको मिलने का टाइम दे, गवर्नमेंट की ओनर है। लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। ये आपको वो कहानियां बताते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे भी मैं रिसेंटली देखी थी मैंने, कि जी दो भाई होते हैं, आप दो दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक दोस्त ना एक कुएं में गिर जाता है। तो वो कुएं से बाहर निकल नहीं सकता, तो उसका जो दोस्त निकाला था वो बड़ा कमजोर होता है, जो गिरने वाला होता है वो बड़ा मोटा सा बंदा होता है। तो कमजोर दोस्त को सारे कहते हैं कि तुम नहीं निकाल पाओगे ये वो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, तो वो रस्सी का टुकड़ा फेंकता है, अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है। इसका लाइफ लेसन क्या है कि जी आप कमजोर हो, लेकिन अपने आप पे यकीन है तो आप हर चीज कर सकते हैं। इतनी बड़ी बकवास है, इतनी बड़ी बकवास थी ना ये, कि एक ह्यूमनली चीज पॉसिबल ही नहीं है। एक फिजिकली वीक आदमी जितना मर्जी बड़ा मोटिवेटेड हो, वो अपने से 200 किलो बड़े सांड को नहीं खींच सकता। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से उसको ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ था, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप कभी भी इनका लिटमस टेस्ट कर लें, कभी भी इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा आप। एक 20 किलो का आदमी 140 किलो के आदमी को खींच सकता है, वो भी ऊपर। आपने उसको पुल करना है। वो भाई उधर यहाँ पे हमारी क्रेनें फोत हो जाती हैं बंदों को निकालते हुए, वो गरीब आदमी ने निकाल लिया सूखे से बंदे ने। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बड़े जहर होते हैं। बट अगर आपको मोटिवेशन जिंदगी में कभी भी चाहिए हो ना, कभी भी जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए हो, द बेस्ट मोटिवेशन इज योर पेरेंट्स। जिंदगी में कभी भी डाउन फील करो ना, कभी भी डाउन फील कर रहे हो,
चुप करके जाके 10 मिनट अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के उनको देखते रहो, बोलो भी कुछ ना, बस उनको देखते रहो 5-6 मिनट, आपके पास बड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। आप कभी डाउन फील है, कभी कुछ नहीं कहा जा रहा, अपने जाएं वालिदैन के पास, उन्हें कुछ अपनी परेशानी ना बताएं, उनके पास बैठ के बस उनके चेहरे को देखते रहे, बड़ा कुछ सुकून मिलेगा। और अगर आप मजीद जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, एक काम जिंदगी में मौका मिला कभी कीजिएगा, कभी भी मौका मिले, तहज्जुद से पहले ना, तहज्जुद से पहले नमाज तो पढ़नी है, वो तो पढ़ लीजिएगा। इसी तहज्जुद की नमाज में बड़ी बरकत है, वो बड़ा एक स्पिरिचुअल टाइम होता है तहज्जुद का, जब इंसान एक अलग ही ऑरा में चला जाता है। हालांकि हर नमाज में कनेक्शन डेवलप होता है, बट तहज्जुद की नमाज इज समथिंग जो कभी भी आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कभी भी ना रात के इस पहर जो नमाज से पहले हो, कभी भी बिल्कुल आप बैठे हों तो अल्लाह से बातें करना शुरू कर दिया करें। लाइक आप अंधेरे वाले कमरे में बैठे हुए हैं या हल्की सी लाइट चल रही है, आप इमेजिन करें कि आप बैठ जाए बैठने की पोजीशन पे या जिस चेयर पे बैठे होते हैं, और आप अल्लाह से बात करना शुरू करें। यकीन माने उस वक्त एक ऐसा सुकून आप पे आ जाएगा ना, जब आप अल्लाह से बात करना शुरू करेंगे। एट दैट टाइम यू आर नॉट प्राइंग, तो आपको ये भी नहीं है कि यार मैं नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा हूँ। मीन्स कभी कभी इंसानों गिल्ट आता है कि यार ये तो मैं रिश्वत तो नहीं दे रहा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे कभी अल्लाह से बात किया करें उस टाइम स्पेसिफिकली कि या अल्लाह ये मेरी परेशानी है, तू मेरा खालिक है, तू मुझे देख रहा है, तूने मेरी डेस्टिनी लिखी हुई है और तू ही बेहतर जानता है। मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किलात आ रही हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं इन मुश्किलात को बेर कर सकूं। कभी अल्लाह से ना इस चीज के बारे में बात करके देखिएगा। मैं दुआ के बारे में नहीं कह रहा, दुआ तो मांगनी चाहिए, जस्ट टॉक, बात करके देखिएगा, आपको चलेगा पता कि जिंदगी में मजा कितना आता है। वाकई वहां पे ना समटाइम्स होता है कि आपको एहसास होता है कि समथिंग इज वेरी नियर टू यू, जो आपकी शाह रग से ज्यादा भी करीब है, वो वाकई फील होता है। तो ये अक्सर जब आप बिल्कुल डाउन है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर चीज मतलब आप फुल टाइम नहीं काम कर पा रहे, कनेक्ट विद योर क्रिएटर, और वो नमाज से पहले, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। जिंदगी आप लोगों की ना फुल टाइम मजे वाली हो जाएगी। और अल्लाह ताला सुनता भी है। अगर आपके दिल में ईमान है ना कि अल्लाह सुन रहा है, तो अल्लाह वाकई सुनता है। और हमारे दिल में ईमान होना भी चाहिए कि अल्लाह हमें सुन रहा है। और फिर अल्लाह ताला सुनता भी है, अल्लाह ताला कबूल भी करता है, और वो आउट ऑफ नो वे आपके लिए वो सबब पैदा कर देता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि यार ये तो मेरी जिंदगी में कैसे हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये हो सकता है, बट अल्लाह ताला आपके लिए वो कर देता है। मैं कभी ना किसी दिन मुझे मिला टाइम, तो मैं आपको बताऊंगा कि तकदीर किस तरह काम करती है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली ना मैं आपको पाथवेज ड्रॉ करके बताऊंगा कि हमारे पास ना तकदीर के पाथवेज बने हुए हैं। हम कहते हैं ना ये तो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी डेस्टिनी में इफ एंड बट्स हैं, ये या ये या ये। तो प्रॉपर मैं आपको ना इसका एक वेब ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इस तरह से हमारी तकदीर फंक्शन कर रही होती है। तो आपको वो चलेगा पता कि यार थोड़ा सा ना इंसान को कनेक्ट होना चाहिए इन चीजों के साथ, और द बेस्ट कनेक्शन इज योर क्रिएटर, एंड द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद योर क्रिएटर इज रब। जब आप अल्लाह से बात कर रही हो ना, तो उसको रब कह के पुकारो, बड़ा मजा आएगा। एक वो कनेक्शन फील होता है, वो कनेक्शन फील होता है कि विच इज बियॉन्ड वर्ड्स। कभी कीजिएगा, तब मुझे बताइएगा कि अभी भी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या अभी भी आपको कोई परेशानी है, जरा बताइएगा। जिंदगी में कभी मौका मिले ना, और अगर आपने ये किया, तो मुझे लाजमी याद रखिएगा कि एक अच्छे बंदे ने आपको बताया था कि जिंदगी की हर परेशानी का इलाज यहाँ पे है, हर परेशानी का। मेरे 2016 में मेरे कोई फैमिली कंडीशन बड़े वर्स हो गए थे, बहुत वर्स हो गए थे। माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना बुरा टाइम था मेरे लिए, जो मैं अभी भी सोचता हूँ ना तो मैं काम भी देता हूँ।
उस वक्त मैंने ये किया था, मैं अल्लाह से बात करता था, वो आउट ऑफ नो वे अल्लाह बहुत हेल्प करता है। कोविड, जब मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था ना, जब पाकिस्तान में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, तो लाहौर के जो इनिशियल कोविड वाले बंदे थे उनमें मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल था, जिसको सबसे पहले कोविड हुआ था, और वो बड़ी वो मिथ ब्रेक हुई थी कि जी टीमें पकड़ के ले जाती हैं, उनमें भी शामिल रहा था। तो ये बड़े मुश्किलात वक्त आपने देखते होते हैं जिंदगी में, आगे भी आपको जिंदगी में अप्स एंड डाउन चलते हैं, जिंदगी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि हर चीज आपको अच्छी मिलेगी, हर चीज जो आप प्लान करेंगे मिलेंगी, अपसेट्स मिलेंगे, आप कई दफा काफी नीचे गिरेंगे। तो उनमें फिर आपको सबसे ज्यादा उठने के लिए जो चीज, जो ड्राइविंग फोर्स चाहिए ना, वो आपका अल्लाह ही है। अल्लाह पे तवक्कल रखना सीखें, उससे बात करना सीखें, इससे बड़ी मोटिवेशन जिंदगी में कोई नहीं है। कितनी अच्छी बातें करता हूँ यार मैं, इतनी नॉलेज मैंने क्या करनी है जिंदगी में रख के। ठीक है, हम कल मिलते हैं। कल मैं आपको इसको हम खत्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले एरिया को, क्या होती है क्या नहीं होती, और किस तरह से होती है किस तरह से नहीं होती। कल हमारा ही खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला एरिया। अभी भी चाहिए किसी को टिकटॉक पे फॉलो फॉलो करवाने वाले लोग, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके फॉलोवर बढ़वा के दे दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, लेकिन ये याद रखिएगा, इसको रट्टा नहीं मारना यार, इसको सिंपल रीड करना है और आगे चले जाना है, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज।